माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के इतिहास के चौथे चैप्टर का चौथा एवं लास्ट पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह बस्तर के लोगों को जंगलों से हर एक क्षेत्र से उन्हें निकाल दिया जाता है और उन्हें जंगलों में घूमने नहीं दिया जाता है। इस तरीके से लोगों के खेतों पे प्रभाव पड़ता है और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं जंगलों से, उन पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी जीविका कैसे चलेगी। और जो लोग अंग्रेज़ों के या फिर जो नियंत्रण वाले होते हैं उनका काम फ्री में करेंगे तो उन्हें वनग्राम का नाम दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही गांव में इस हर क्षेत्र में इसी बात का चर्चा होने लगता है कि हमारा गुजारा कैसे होगा। फिर एक गुंडाधुर नाम का व्यक्ति लोगों में दहशत फैलाता है और बड़ी बड़ी चोरियां करता है। फिर वे लोग गुंडाधुर को भी कभी नहीं पकड़ते हैं और विद्रोही की सबसे बड़ी जीत का यही नहीं आरक्षण का कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। आज का हमारा पॉइंट है जावा के जंगलों में हुए बदलाव। करा है जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थीं। इंडोनेशिया में जावा भी ही यह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। यानी कि जिस तरीके से अंग्रेज जहाज बनाने के लिए पेड़ों से स्लीपर बनाते थे, उसी प्रकार ये भी जावा के लोग भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। इंडोनेशिया के लोग जावा से सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय थे। यानी कि जो ढेर सारे उपजाऊ मैदान थे और वहाँ के लोग खेती भी करते थे, लेकिन पहाड़ों में भी कुछ लोग घुमंतू थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करने वाले लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जावा के लकड़हारे। करा कि जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। यानी कि को बहुत अच्छे लकड़हारे भी थे, लकड़ी काटने वाले भी थे और घुमंतू किसान भी थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती भी करते थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे, यानी कि उनके लिए कलांग भी काम करे। और फिर 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह का दबा दिया गया। यानी कि पहले विद्रोह हुआ, फिर उसे दबा भी दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है डच वैज्ञानिक वानिकी। यानी कि डच का वैज्ञानिक वानिकी क्या था। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदी से थोप दी। यानी कि जो जंगलों तक जाना चाहते थे उस पे रोक लगा दी और इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए लकड़ियों जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। यानी कि उन्हें जंगलों से लकड़ियां काटने भी दी जाती थी जो जरूरत की थी, तो भी बहुत सारी निगरानियों के साथ। ग्रामीणों को मवेशी चराने यानी कि पालतू पशु चराने
बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पे घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़ करके आने जाने के लिए दंडित किया जाए। यानी कि बिना कोई बंदिश के, यानी कि जब तक इजाजत ना हो कोई इधर उधर घूम नहीं सकता। अगर पाया गया तो उन्हें दंडित भी किया जाता था। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी और फिर 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पे लगान लगा दिया। यानी कि जो जंगलों में खेती करते थे वहां पे क्या किया, लगान लगा दिया, कर लगा दिया। और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। यानी कि जो काम अगर ये करेंगे सामूहिक रूप से करेंगे और वो भी मुफ्त में करेंगे। और इस व्यवस्था को ब्लेंडागडी एजेंटेज के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए। यानी कि जो उनके वन भूमि यानी कि जो जंगलों में खेती की जाती थी वो अधिकार बहुत कम कर दिया गया। इसके बाद है सामिन की चुनौती। कि सन 1990 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रानदुब लांतुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। यानी कि वो भी उसमें भाग लिया, वो भी उसमें जुड़ा हुआ था। कौन? सामिन का दामाद। फिर 1907 तक 3,000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवासियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने का या बेगार करने से इनकार कर दिया। यानी कि कुछ ने उनका विद्रोह किया, उनकी बातों का जमीन पे सर्वेक्षण नहीं करने दिया, और कुछ ने जुर्माना भरने पर और कुछ बेगार करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध और वन विनाश, कि कैसे युद्ध हुआ और वन का विनाश हुआ। कह कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पे गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके यानी कि रोक करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। यानी कि जो जरूरत थी अंग्रेजों की, उन्होंने क्या किया, बेहताशा यानी कि जरूरत से ज्यादा पेड़ काटे। और जावा पे जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीन और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए। यानी कि जो उनका रखा था ढेर, मतलब जहाँ पे स्टॉक रखा रहता है, उसको जला दिया गया, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। और इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। यानी कि निर्मम, बिना ममता से, बहुत ही बिना दया माया के उन्होंने क्या किया, जंगलों को जला दिया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था, और हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच में टकराव पैदा हो गया। यानी कि फिर से लोगों के प्रति जो चाह थी, भूमि के प्रति जो चाह थी, फिर जमीन को नियंत्रित करने के प्रति जो चाह थी, वो वन विभाग की जिद के बीच में
टकराव पैदा करने लगी। लास्ट पॉइंट है वानिकी में नए बदलाव। करा कि 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था। यानी कि जो लकड़ी हासिल करने का मतलब था वह जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण था। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की मदद लेनी चाहिए और मिजोरम से लेकर के केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की थी। यानी कि जो बचे खुचे जंगल थे, लोग उनको अपना देवता समझ करके पवित्र बगीचा समझ के उसकी रक्षा की थी, तभी वह बचा हुआ था। कुछ गांव तो वन संरक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की तरफ चौकसी आप करते रहे और इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है और फिर स्थायी वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। यह एक चित्र दिखाया गया है जो डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रैमबर्ग में लट्ठों का गोदाम, यानी कि जहाँ पे लकड़ियों को काट करके रखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह वन संपदा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।